सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है जियोग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दोस्तों मैं इससे ऑलरेडी हमारा जितना भी वन शॉट इस चैप्टर का हो सकता था, एकदम नोट्स के साथ, बेहतरीन नोट्स के साथ मेरा एकदम वीडियो अवेलेबल है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ जो टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में तुम्हारे आ सकते हैं, और फिर तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चंस को तुम पूरा प्रैक्टिस कर लेना। गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, इनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा ये 100% गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, वन शॉट का नोट्स तुमको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। और अभी मैं इस पूरे वीडियो में पूरा क्वेश्चंस का आंसर समेत हर चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं कि जो इस पूरे चैप्टर का है। ठीक है, तो पहला कीवर्ड है तुम्हारा रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑलरेडी जान रहे हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं अवेलेबल है, उसी को कहते हैं रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधन। ठीक है ना, संसाधन जो भी अवेलेबल है। सप्लाई ऑफ समथिंग, देखो लिखा भी है, सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। ठीक है, मतलब जो भी चीज अवेलेबल है, जो इंसान उसको यूज करता है और उसको उपयोग करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है और फुलफिल करता है, तो उसको कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, हमारा सेकंड कीवर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो भी चीज नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ हम लोग देखते हैं, उसको कहेंगे तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो चीज हम लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी नेचर के द्वारा अवेलेबल है। ठीक है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आता है। रिन्यूएबल मतलब क्या, रीन्यू करना। ठीक है, रीन्यू करना समझ में आ रहा है, मतलब ट्रिक है याद करने का। रीन्यू मतलब हम बार बार उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन यूज कर सकते हैं, मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, तो उसको कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डायरेक्ट नन लग गया तो इसका मतलब हम लोग एक बार यूज कर लिए तो दोबारा उसको यूज मतलब हमेशा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिसाइकल इज नॉट पॉसिबल ऑफ दिस रिसोर्सेज। नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कैन नॉट बी रिन्यूड एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, ओवर एंड अगेन। ठीक है, समझ में आना चाहिए हमेशा कि हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं नन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। ठीक है, हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार खत्म हो गया तो उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन क्या होता है भाई, देखो फिजिकल एक्शन है डन बाय फ्रोस्ट, हीट, रेनफॉल, विंड एंड इन ब्रेकिंग द रॉक्स। ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल एक्शन। द एक्शन डन बाय फ्रॉस्ट, हीट, रेनफॉल, विंड और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जो तुम्हारा हो गया, ये सारा फिजिकल एक्शन है। ठीक है, केमिकल एक्शन क्या है भाई, केमिकल एक्शन है एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर ऑक्सीडाइजेशन, कार्बोनाइजेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स। याद रखना है केमिकल एक्शन है, तो केमिकल एक्शन है तो डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स की बात आएगी, फिर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ बात आएगी, फिर कार्बोनाइजेशन की बात आएगी। तो ये सारा लिखना टर्म जरूरी है, केमिकल एक्शन है इसलिए। और बायोलॉजिकल एक्शन क्या है, जो एक्शन टेकन बाय प्लांट एंड एनिमल एज वेल एज मैन इन ब्रेकिंग रॉक्स। ठीक है, रॉक्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और ब्रेक डाउन होने टाइम जो एक्शन टेकन किया जा रहा है तुम्हारा प्लांट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी। ठीक है, जिसको एज वेल एज हम लोग मैन भी कहते हैं, तो वो तुम्हारा बायोलॉजिकल एक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि तुमको इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल देना है के बारे में लिखना है, और एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉइल फॉर्मेशन एंड ऑल्सो राइट मेन काउज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, जो तुम्हारा थ्री फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, वो तुम्हें लिखना है, और तुम्हें मेन काउज बताना है सॉइल इरोजन का। ठीक है, तो सोर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्या है, अरे सॉइल तुम्हारा सोर्स है ना, एक माध्यम है प्लांट के ग्रोथ का। बिना मिट्टी के, तुम बिना सॉइल के कैसे प्लांट का ग्रोथ कर पाओगे, तो पहला पॉइंट सोर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, देखो अब तुम्हें सेकंड पार्ट यहाँ पे बताना है। सेकंड पार्ट तुम्हारा यहाँ पे है, सेकंड पार्ट का तुम्हारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन का, वो तुम्हारा पेरेंट रॉक हो गया, दूसरा हो गया क्लाइमेट, तीसरा हो गया तुम्हारा एनिमल एंड प्लांट्स, और चौथा हो गया टोपोग्राफी। ठीक है, एनसीईआरटी में सारा लिखा हुआ है दोस्तों, तुम इसके बारे में एक एक लाइन लिख लेना। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एंड ऑल्सो राइट द मेन काउज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के भी बारे में तुमको लिखना है कि क्या मेन कारण है सॉइल इरोजन का। ठीक है, तो बाय रनिंग वाटर और विंड, इसके वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, और ह्यूमन एक्शन तुम्हारा है जिसके वजह से हो जाता है, जिसके वजह से सॉइल इरोजन होता है। मेन काउज ऑफ सॉइल इरोजन इज ह्यूमन एक्शन, जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारा ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री ह्यूमन एक्टिविटी विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। ठीक है,
इंडिया में तुम्हें बताना है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल, जो तुम्हारा मुख्य कारण है, 3 ह्यूमन एक्टिविटी बताना है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला हो गया बाय कटिंग द ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब कि बिना भेदभाव के अंधाधुंध पेड़ कटिंग डाउन किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग ट्रीज को काट दे रहे हैं इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो इसको अच्छे से तुम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, खुद से भी देखो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा ना तो तुम्हें सोसाइटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा जियोग्राफी में। ठीक है, तुम उसको आराम से इजीली फिर लिख पाओगे। ठीक है, तुम्हारा सेकंड हो गया बिल्डिंग एक्टिविटीज, जो तुम्हारा हो रहा है देख ही रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप के साथ साथ तुम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, थर्ड तुम्हारा हो गया डर्टली एंड पॉइजनस इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट्स मतलब क्या होता है, इफ्लुएंट मतलब वेस्टेज, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड दे के रखा है। ठीक है, इफ्लुएंट या फिर वेस्टेज। ठीक है दोस्तों, वेस्टेज या फिर इफ्लुएंट्स जो हम लोग पॉइजनस डर्टली क्या कर रहे हैं, जो फैक्ट्री से निकल रहा है और उसको पानी में डाल दे रहे हैं, या फिर तुम्हारा पानी में डाल रहे हैं तो वो तो वाटर पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन ये सारा जो तुम्हारा वेस्टेज है, कूड़ा कचरा है, पॉइजनस और डर्टी, ये तुम्हारे मिट्टी में चला जा रहा है जो कि तो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से तुम्हारा जो सॉइल फर्टिलिटी है ये तुम्हारा डिक्रीड होता है। ठीक है, और डिक्रीज होता है, इस वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन को लिए मिलता है। ठीक है, ये डर्टली और पॉइजनस इफ्लुएंट जो तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, फैक्ट्री का, वो सारा तुम मिट्टी में डाल दे रहे हो, ये सारा पूरा इंपॉर्टेंट और मेन काउजेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इन द टू ग्रुप्स, मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच में तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ साथ उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो तुम्हारा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे क्या हो सकता है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, तो पहला होता है तुम्हारा रेन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तुमने डिफिनेशन बताए थे, तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों का डिफिनेशन लिख देना है और एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, तो पहला तुम्हारा हो गया रेन्यूएबल रिसोर्सेज में कि भाई जिसको रिन्यू कर सकते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन यूज कर सकते हैं, तो वो तुम्हारा रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। एग्जांपल तुम्हारा हो गया वाटर, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन और फिश, ट्रीज वगैरह। ठीक है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज तुम्हारा हो गया जो कि आयरन ओर है, जिसको यूज मतलब हमेशा नहीं कर सकते, ओवर एंड ओवर अगेन यूज नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कोल हो गया तुम्हारा, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये तुम्हारा मिनरल्स लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इन 4 कैटेगरीज। ठीक है, तुम्हें 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे तुम्हें क्लासिफिकेशन करना है रिसोर्सेज का। ठीक है, देखो 4 कैटेगरीज तुम्हारा है, पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है, दूसरा कम्युनिटी एंड ऑन रिसोर्सेज आता है, फिर नेशनल रिसोर्सेज आता है, फिर तुम्हारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज आता है। ठीक है, और तुमको मेंशन करना है फीचर्स सभी का। ठीक है, 2-2 लाइन, तो तुम इसको एनसीईआरटी खोलो, वहां पे तुमको बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे चारों का अच्छे से लिखा हुआ है, तो तुम वहां से 2-2 लाइन लिख लेना। ठीक है, अब हमारा आता है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स एनी 4 मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो 4 तुमको बताना है मेजर्स, उपाय जो कि कंजर्वेशन कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो 4 मेजर्स में तुम्हारा क्या आ गया, स्टॉप कटिंग ट्रीज आ गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज्ड इन लिमिटेशन, देखो देन तुमको लिमिटेशन में यूज करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। फिर उसके बाद कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तुमको इनडिस्क्रिमिनेटली दो अंधाधुंध तुम पेड़ पौधे काट रहे हो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, वो तुमको बहुत हद तक कम करना पड़ेगा। अगर पेड़ काट रहे हो तो तुम्हें प्लांटेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज ऑल्सो कंपल्सरी इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे वेस्टेज वाटर जो हो रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री के, कैन बी यूज बाय रिसाइकलिंग, हम लोग यूज कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए वेस्ट वाटर को। ठीक है, जो कि मिट्टी में चले जा रहा है, उसके फर्टिलिटी को खराब कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा खराब कर देता है। ठीक है, जो फैक्ट्री का वेस्टेज होते हैं तो उनको बहुत हद तक मतलब क्या करना है, कंट्रोल में कर लाना है। ठीक है, स्क्रैप शुड बी रिसाइकल्ड, जो स्क्रैप्स वगैरह होते हैं चौथा पॉइंट में, उनको भी रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, दिस आर द कंजर्वेशन मेजर्स विच वी यूज्ड व्हाइल द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जांपल्स तुम एनसीईआरटी में देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। हम लोग देखे भी थे कि अभी तुम्हारा सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो कैसे कर रहा है, एक्सप्लेन 2 रीजन तुमको बताना है। ठीक है, तो पहला है द रॉक्स ऑफ विच द सॉइल आर फॉर्म्ड डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज अंडर प्रेशर ऑफ कंटिन्यूस समटाइम। सही बात है, डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज होता है अंडर प्रेशर में। ठीक है, जो कि हॉट एंड सम टाइम कोल्ड की वजह से। और दूसरा पॉइंट तुम्हारा हो गया द रेन वाटर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाइमेट। याद रखना, रेन वाटर क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेट का, जो कि हेल्प करता है इन इरोडिंग, याद रखना ये टर्म को। ठीक है, इरोडिंग, इरोडिंग द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द रॉक्स एंड हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि डिस्टिंग्विश करना है तुमको
रेड सॉइल के बीच और लेटराइट सॉइल के बीच में, ठीक है। और तुमको फिर ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल के बीच में तुमको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी खोलो, वहां से तुमको 2 पॉइंट मिल जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। और तुम्हें लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिसोर्सेज प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मार्क्स क्वेश्चन में ये वाला आता है, सीबीएसई पूछ चुका है, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है और रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों इसेंशियल है। तो वाई का आंसर दोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हें 2 मार्क्स मिलेगा, और रीजन के साथ लिखोगे तो तुम्हें 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें एकदम ध्यान देना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हें एकदम इसी तरह से एकदम पूरा प्रोसेस के साथ लिखना है, ठीक है, कि वाई रिसोर्सेज प्लानिंग तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों एसेंशियल है, फिर उसके बाद वाट, तुम्हें सबसे पहले लिखना है व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है, क्यों रिसोर्सेज प्लानिंग इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, और क्यों हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग को करते हैं, ठीक है, क्या सब रीजन है, बिना रिसोर्सेज के क्या सब हो सकता है, ठीक है, व्हाट आर द डिमेरिट्स एंड मेरिट्स which we are facing during the, if resources are not there, या फिर रिसोर्सेज अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है, फ्यूचर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है रिसोर्सेज प्लानिंग अगर नहीं किए तो इससे कंपैरिजन तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, ठीक है। आई होप तुम लोगों को बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और तुम वन शॉट वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सारा चीज़ दोस्तों मैं पढ़ा के रखा हूँ, वन शॉट हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारे सोशल साइंस का और साइंस का, ठीक है। तो प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा, चैनल पे विजिट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के बीच शेयर करो, लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। आई होप, और स्क्रीन शॉट तुम जरूर ले लेना, आई होप तुम इसको बना लिए होगे मेरे साथ साथ, तुमको याद भी हो गया होगा बहुत सारा चीज़ जो मैं बोला हूँ, जो मैं समझाया हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों, थैंक यू।